गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी सोशल वर्कशीट नंबर 52 आ गई है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये फिर से हमने टॉपिक उठाया है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। आपने वर्कशीट नंबर 1, 2 और 3 जो की थी, जिसमें आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसी का ये कंटिन्यूएशन है बच्चे। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस वर्कशीट्स का भी रिवाइज करवाती हूँ कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या पढ़ रहे थे। 18th सेंचुरी फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, याद होगा आपको, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जिसमें आपके आते थे फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में जो अनप्रिविलेज्ड क्लास के लोग होते थे, जैसे ट्रेडर्स, लॉयर्स, फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, और 18th सेंचुरी फ्रांस के टाइम क्या हुआ था, जो फ्रांस की ट्रेजरी थी वो खाली हो गई थी। ठीक है, किंग्स के लैविश लाइफस्टाइल की वजह से किंग्स ने अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके जो ट्रेजरी थी यानी खजाना था, राजकोष था, उसे लुटा दिया था और फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा डेट में आ गया था। अब इस वजह से क्या हो रहा था, मार्केट में जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो रहे थे। जो जनता थी यानी जो थर्ड स्टेट था, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे और जो पहले 2 स्टेट्स जो ऑलरेडी रिच थे, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई थी लोगों में और इसी नाराज़गी के चलते हुए उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसके आपने कॉजेस पढ़े थे कि यही हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो भी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट होते थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था और जो अनप्रिविलेज थे, जो सच में गरीब थे, उन्हें ही टैक्स सारा पे करना पड़ता था। और जितने भी आपके पॉलिटिकल कॉजेस थे, उसमें यही था कि जो पॉलिसीज लुई 16 बनाते थे वो बहुत सारी बिल्कुल थर्ड स्टेट के अगेंस्ट हुआ करती थी। इस वजह से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। उसमें एस्टेट जनरल बुलाया गया था। ठीक है, जिसमें लुई 16 ने क्या किया, टैक्स को और बढ़ा दिया, यानी प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या बोला कि जो वोटिंग होनी चाहिए वो 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, बट लुई 16 ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और इस वजह से थर्ड स्टेट नाराज होकर उस एरिया से या फिर उस मीटिंग से हट चला गया और उन्होंने एक अ, आपके टेनिस कोर्ट में जाकर वर्सेल्स में एक मीटिंग की। ठीक है, और उसमें अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था। अब उस नेशनल असेंबली के डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो जोर पकड़ने लगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर लुई जो 16 था, फिर उसने देखा कि लोग बहुत पावरफुल हो रहे हैं और इसलिए उसने क्या किया, नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज किया और कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अग्री करते हैं और जितने भी हमारे रिलीजियस टैक्स और फ्यूडल सिस्टम्स थे वो सब अबॉलिश कर दिए गए। अब नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाली चीज़ें डाली, राइट टू वोट दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद जो जैकोबियन क्लब था, आपने बिल्कुल थर्ड वर्कशीट में देखा था कि जो जैकोबियन क्लब था वो क्या करता, वो किंग के अगेंस्ट उसने रिवोल्ट कर दिया और उसे इम्प्रिजन कर दिया। तो हम अब उसी कंटेक्स्ट में 1792 की स्टोरी देख रहे हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का फियर बढ़ गया यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, तो जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था 1789 से, जो रेवोल्यूशन चलने लगा, उसकी वजह से जो फ्रांस के आसपास की कंट्रीज थी, वहाँ के जो नोबल्स या क्लर्जी या जो रिच पीपल थे, वो क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा डर गए और धीरे धीरे उन्होंने क्या करने की कोशिश की कि जो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे फ्रांस के, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अब एक कंट्री थी ऑस्ट्रिया, जो फ्रांस की मोनार्की को यानी राजा को सपोर्ट करती थी। इस वजह से क्या हुआ, इसलिए फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ दी और क्या कहा कि जो
एरिस्टोक्रेट्स नोबल्स हैं उनके अगेंस्ट अब हम लड़ाई करेंगे। और इसलिए एक नेशनल कन्वेंशन बनाया गया। किस बेसिस पर? वोटिंग के बेसिस पर। आपको पता है कि जो यहाँ पर इन लोगों ने वोटिंग की बात की थी कि 25 ईयर ओल्ड से ज़्यादा के एज के लोग वोट कर सकते हैं, और जिनके पास जो इतना टैक्स पे करते हैं, जो एटलीस्ट 3 डेज के वेजेस जितना होता है, उनकी एक नेशनल कन्वेंशन बनाई गई। अब देखते हैं जब वो नेशनल कन्वेंशन बनी तो उसकी पहला सेशन हुआ 21 सितंबर 1792 में। ठीक है, इसकी 2 पार्टीज थी। आपको ये 2 पार्टीज के नाम याद रखने हैं, जेकोबिन और गिरोंडिस्ट। ठीक है, जो जेकोबियन थे वो थोड़े डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना पसंद करते थे, और पेरिस में उनका इन्फ्लुएंस था। उनका जो मेन लीडर था रॉबेस्पियर। ठीक है, उसके अंडर वो लोग अपने जो आपकी रेडिकल वो थी रिपब्लिकन, जो इनकी आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करते थे। सॉरी, एक्सक्यूज मी। दूसरी तरफ क्या थे? जिरोंडिस्ट। अब वो जिरोंडिस्ट क्या करते थे? जो जिरोंडिस्ट थे वो एजुकेटेड नोबल्स थे। ठीक है, बट वो प्रैक्टिकली कुछ पॉलिसीज नहीं बना पाते थे। उनके लीडर्स थे मैडम रोलैंड एंड ब्रिसॉट। बट ये दोनों ग्रुप्स क्या एक ही चीज को सपोर्ट करते थे, और वो थे रिपब्लिक्स। और ये कहते थे कि जो फॉरेन पावर्स हैं, जो बाहर की कंट्रीज हैं, उनसे हम सिर्फ वॉर के तरीके से ही जीत सकते हैं, यानी उनसे हमें वॉर करना ही पड़ेगा। अब एक और चीज थी, इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस था कि जो जिरोंडिस्ट थे वही कहते थे कि रेवोल्यूशन काफी हो गया, जितना हमने लड़ना था हमने कर लिया, अब हमें और सोशल इक्वालिटी की जरूरत नहीं, यानी हमें लोगों को और बराबर करने की जरूरत नहीं है, हमें मेन ध्यान देना चाहिए अपनी फ्रीडम पर। ठीक है, जबकि जो जैकोबियंस थे वही कहते थे कि हम इक्वालिटी पर और ध्यान दें, यानी अभी भी हमारी सोसाइटी में डिवाइड है, अभी भी बहुत बड़ा रिफ्ट है, उसे हम इक्वल करें। और उनका जो एटीट्यूड था लोअर क्लासेस की तरफ वो और भी ज़्यादा हारमोनियस था। वो चाहते थे कि लोअर क्लासेस अभी भी पूरी तरह से उन्हें इक्वालिटी या फ्रीडम नहीं मिली है, तो उन पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफिकल्टीज बिफोर द नेशनल कन्वेंशन। अब ये जो नेशनल कन्वेंशन बन गया, ठीक है, इसके 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी आपकी, जैकोबिन और जिरोंडिस्ट। अब इनमें आपस में भी थोड़ी सी रिफ्ट थी, बट उस रिफ्ट के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि 1792 में क्या हुआ कि जो रेवोल्यूशनरीज थे फ्रांस के, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के, वो किस पे बेस्ड थे? फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पे। और उन्होंने क्या किया और कहा कि जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं उनको हटा देना चाहिए। जो पूरा एक मोनार्क है, यानी पूरा जो देश है, अगर वो राजाओं के कहने पर चल रहा है तो उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। और इस वजह से क्या होता कि ये जो फ्रांस के आसपास की कंट्रीज थी वो फ्रांस से डरने लगी थी, क्योंकि उनकी कंट्रीज में भी एक रेवोल्यूशन जैसी सिचुएशन अराइज होने लगी थी कि वहां के लोगों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। इस वजह से इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, जहां पर मोनार्की थी, राजा का रूल होता था, उन्होंने एक अलायंस बनाई, एक ग्रुप बनाया और फ्रांस से लड़ाई करनी शुरू कर दी, और बहुत सारी अलग अलग एरियाज पर फ्रांस को हरा दिया। अब जो नेशनल कन्वेंशन था फ्रांस में जो काम कर रहा था, उसने एक लॉ पास किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, और क्या किया, जो मोनार्की थी यानी जो राजा का रूल था उसे कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। और क्या कहा, और क्या किया, जो राजा था उसको देशद्रोह के जुर्म में फांसी की सजा दे दी गई, यानी उसे डेथ दे दी गई। ठीक है, और इसलिए जो आपका लुई 16 था, जो राजा था उस समय फ्रांस का, उसको हैंग कर दिया गया, यानी उसे फांसी दे दी गई। अब इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है। इस वजह से जो हमारा फ्रांस का इकोनॉमिक क्राइसिस था वो बढ़ता जा रहा था।
आपने पढ़ा था कि राइजिंग प्राइसेस, जो खाने की चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही थी, इसी वजह से एक रीज़न था जिसकी वजह से विद्रोह शुरू हो गया था फ्रांस में, ठीक है। तो जो अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, और उन्होंने एक रूल और क्या निकाला नेशनल कन्वेंशन ने, कि जो भी डेट है वो किससे लिया जाएगा, रिच लोगों से लिया जाएगा, ठीक है। अब जो अब क्या हुआ, जेकोबियंस और जिरोन्स में फर्क, डिफरेंसेस थे। तो जेकोबियंस जो थे उन्होंने क्या किया, जो कन्वेंशन था, ये जो नेशनल कन्वेंशन था, पेरिस की हेल्प से, पेरिस के लोगों की हेल्प से अटैक कर दिया उस कन्वेंशन पर और अपना कब्जा जमा लिया। और उस कब्जा जमाने को हम लोग आज क्या बोलते हैं, रीन ऑफ टेरर। अब ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जो फ्रांस था वो नेशनल कन्वेंशन बनाने के बाद भी दो भागों में बटा हुआ था। यानी एक जैकोबियन थिंकिंग वाले लोग थे, ठीक है, और दूसरे जो आपके जिरोंडियन थिंकिंग वाले लोग थे। अब क्या हो रहा था, जो जैकोबियन थिंकिंग वाले लोग थे, लीडरशिप किसकी थी, रॉबेस्पियर की, ठीक है। इनके लीडरशिप में उन्होंने क्या किया कि जो भी जैकोब्स के अगेंस्ट जाएगा उसे डेथ पेनल्टी देनी शुरू कर दी, ठीक है। तो जो जैकोबियंस थे उन्होंने पहले तो राजा को हैंग करवाया, फिर उसके बाद अब उनके अगेंस्ट जो भी बोलता था उन्हें डेथ पेनल्टी देनी शुरू कर दी। बट बाद में क्या हुआ, जो रॉबेस्पियर था उसको भी जेल में डाल दिया गया और फिर हैंग कर दिया गया, और 1794 में हमारा ये रीन ऑफ टेरर एंड हो गया, ठीक है बच्चे। अब इस रीन ऑफ टेरर एंड होने के बाद कुछ मॉडरेट लीडर्स आए जो चाहते थे कि सबकी रजामंदी से ही कानून बने, और जितने भी सिस्टम रीन ऑफ टेरर के टाइम जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उन्हें कम किया गया या ख़त्म किया गया, और फिर से एक प्राइस कंट्रोल और सैलरी फिक्स की गई ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और जो इकोनॉमी है उसको वो कंट्रोल कर सकें, ठीक कर सकें। अब ये जो नेशनल कन्वेंशन था इसके कुछ फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से हम देख लेते हैं कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई जिसके अंडर फ्रेंच को, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। जो स्लेवरी सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया, और जितने भी लॉज बनाए गए थे इम्प्रिजनमेंट में कि आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो, वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिए, ठीक है। लॉ ऑफ सक्सेशन, उसमें क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, या किसी के पास भी कोई प्रॉपर्टी होती थी तो उसके सबसे बड़े बेटे के पास जाती थी, तो वो रूल भी उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब क्या होता है, एक उन्होंने नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और ये कहा कि आज से मोनार्की ख़त्म होती है और रिपब्लिक शुरू होता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोग हैं वो रूल करेंगे। एक जो हमारा मेजरमेंट का मेथड होता है, ग्राम, लीटर, मीटर, इन सब के जो सिस्टम हैं वो दोबारा से री इंट्रोड्यूस किए गए और एक नया सिस्टम बनाया गया। ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए रूल्स बनाए गए, लॉज बनाए गए, ठीक है। इनकम टैक्स और वॉर टैक्स भी लगाया गया, ठीक है, ताकि उन्हें देश चलाना था। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। आई होप यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वर्कशीट।